सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एडवांस रूलिंग। अगर एडवांस रूलिंग का अगर मतलब समझा जाए तो रूलिंग का तो मतलब जजमेंट होता है। और कोर्ट में आप कब जाते हैं? डिस्प्यूट अराइज होने से पहले या अराइज होने के बाद? अराइज होने के कोर्ट में कब जाते हैं? डिस्प्यूट अराइज होने के बाद ही तो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जहां पर आप डिस्प्यूट अराइज होने से पहले जा सकते हैं, इसीलिए नाम है एडवांस। बिफोर डिस्प्यूट अराइजेस। यही एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स में भी है। और इनकम टैक्स का जो एडवांस रूलिंग है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। जिसको हम लोग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कहते हैं। Now, why we are saying it is world best? We are not saying, but जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है। क्यों कहती है? Because this authority for advanced ruling is independent from the department, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। दूसरा, इसमें जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल मेंबर 2 हैं, एक टेक्निकल मेंबर है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, रिटायर्ड। तो सीनियर मोस्ट जज, एक टेक्निकल मेंबर जिसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, और जो इनकम टैक्स का जो एडवांस रूलिंग आता है वो बहुत अच्छा आता है, रीजन्ड होता है, स्पीकिंग होता है। एंड दिस एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट। इनकम टैक्स का बता रहा हूं, इट इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट एंड द डिपार्टमेंट, कमिश्नर लेवल पर, कमिश्नर और उसके नीचे वाले लेवल। इनफैक्ट कमिश्नर अपील पे भी ये बाइंडिंग है, कमिश्नर अपील को भी बाइंडिंग है। इसका मतलब अगर ये कोई असेसमेंट करते हैं 143 में, 144 में, 147 में, 153 में, तो इनको एडवांस रूलिंग के बेसिस पे ही असेसमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, दिस एडवांस रूलिंग इज नॉट बाइंडिंग ऑन ट्रिब्यूनल। जो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल है उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट इनकी जो जजमेंट है इट हैज परसुएसिव वैल्यू, यानी कि ट्रिब्यूनल इनके जजमेंट को देखता है, समझता है, और उसके बेसिस पे डिसीजन देता है। जैसे हाई कोर्ट जब डिसीजन देता है या ट्रिब्यूनल जब कोई डिसीजन पास करता है तो हाई कोर्ट के पास जजमेंट को कोट करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट को कोट करता है। उसी तरह ट्रिब्यूनल कोट्स द जजमेंट्स ऑफ एआर व्हाइल पासिंग इट्स जजमेंट। करेक्ट है? दूसरी बात, अगर आप एआर के जजमेंट से खुश नहीं हैं तो ये तो कंक्लूसिव होता है। आप गूगल कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट अथॉरिटी, तो इसके अगेंस्ट रिट आ सकती है। करेक्ट है? अब जीएसटी का एडवांस रूलिंग देख लें। जीएसटी का एडवांस रूलिंग कहता है कि इसमें 3 लेवल में है। जीएसटी में जो एडवांस रूलिंग है वो 3 लेवल में देंगे। पहला है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और इसका मेंबर डिपार्टमेंट का एक बंदा है, वो भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो अगर आप हायरकी देखेंगे तो जॉइंट कमिश्नर के ऊपर एडिशनल कमिश्नर है, उसके ऊपर कमिश्नर है। इसका मतलब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो मेंबर है वो डिपार्टमेंट का ही एक बंदा है, वो भी नॉट वेरी हाई पोजीशन में। इनका एक्सपीरियंस कितना होगा? 5 साल या मे बी 10 साल होगा, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम जुडिशियरी, टेक्निकल साइड। और डिपार्टमेंट का ये सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन देम।
and they are not independent from the department. तो ये जो भी जजमेंट पास करेगा, आप मुझे बताइए, ये बायस्ड होगा डिपार्टमेंट की तरफ, डिपार्टमेंट के लिए, हाँ या ना? यस। फिर ये कहता है कि अगर, और दूसरा, ये जितने भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है? स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है? ये है स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी। तो हर एक स्टेट का अपना एडवांस रूलिंग है, और ये जो सेटअप होगा, ये गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये इनका जो सेटअप है, यानी कि ये जो अपॉइंट हो रहे हैं एज पर रूल्स हो रहे हैं, सब्सटैंटिव प्रोविजन में भी नहीं है, रूल्स में है। द गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर एज मेंबर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। दूसरा, मैं एक चीज और बता देता हूं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। इसमें भी दो ही मेंबर है, इसमें भी दो ही मेंबर है, एक सेंटर का है और दूसरा स्टेट का है। तो क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट है, तो सीजीएसटी एक्ट में सेंटर अपॉइंट करती है जॉइंट कमिश्नर, और स्टेट में भी स्टेट वाले भी एक मेंबर अपॉइंट कर लेगा। करेक्ट है? तो सेंटर और स्टेट दोनों के हो गए, और रूल्स में है। होना चाहिए था सब्सटैंटिव प्रोविजन में, बट कोई बात नहीं, रूल 103 में है। उसके बाद इनके जजमेंट्स आप खुश नहीं हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट जजमेंट आता है। अच्छा, ये कौन जाता है? डिपार्टमेंट जाता है एडवांस रूलिंग में या टैक्स पेयर जाएगा? टैक्स पेयर जाएगा। और टैक्स पेयर को अच्छी तरह से पता है कि ये जो ऑफिसर्स है यही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है। हाँ राजेश जी, ये चैलेंज्ड है। इनफैक्ट ये चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज है। अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। द पॉइंट इज कि these are adjudicating authority also, and these officers will also pass an order of advance ruling। मतलब एडवांस रूलिंग यही पास करेंगे। अब बोलते हैं इनके ऑर्डर से, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एडवांस रूलिंग हजारों के तादाद में है, हजारों के तादाद में अप्लाई किए हुए, और 99% एडवांस रूलिंग आर इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। These judgments do not have any persuasive value in any courts. इनफैक्ट हमारी लॉ फॉर्म तो ये कहती है एडवांस रूलिंग देखना ही मत, आपका जीएसटी खराब हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है आपकी, उसके जजमेंट को ही मत पढ़ो। डिपार्टमेंट का मंदा, नो जस्टिस। अब देखिए, आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हो नहीं सकता, इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। दूसरा, जब आप इस अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील में भी गए, तो अपील में भी सीनियर ऑफिसर्स बैठा दिए, वो भी 2 मेंबर, 2 मेंबर्स, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो अगर सेंटर का है तो चीफ कमिश्नर होगा, और स्टेट का है तो कमिश्नर होगा। और आपको भी पता है ये रिविजनल अथॉरिटी है, आप इनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट है? दूसरा, अगर आप इनकी बाइंडिंग इन नेचर देखेंगे तो ये किसको बाइंडिंग है? तो बोलता है ये बाइंडिंग है डिपार्टमेंट को। मैं आपको दिखलाता हूं ये बाइंडिंग किसके ऊपर है। ये सब प्रोसीजर है, दैट इज नॉट इशू। बाइंडिंग किसके ऊपर है? बोला एप्लीकेंट, जिसने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया, यानी कि जिसने कहा आ बैल मुझे मार,
तो उसी को मारेगा, यानी कि एप्लीकेंट। यानी कि आपने अप्लाई किया तो आप ही को एप्लीकेबल, आपके बगल वाले दुकान को ये रूलिंग एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। देखिए, एक राजस्थान में एक बंदा होटल चलाता था, और एक होटल इस तरफ था, एक होटल इस रोड के इस पार था, 2 होटल। ये कुछ गुड्स पे या किसी चीज पे 28% जीएसटी लगा के बेचता था, ये 18% लगा के बेचता था। अब एक बात बताइए, भीड़ जो कस्टमर है वो कहां जाएंगे? क्योंकि ये 128 रुपए में बेच रहा होगा, ये 118 में बेच रहा होगा। इसका कंसल्टेंट कहता है 28% लगेगा, इसका कंसल्टेंट कहता है 18% लगेगा। ये जो बिजनेसमैन है बोलता है कि मैं अगर 28% पे बेचूंगा तो ये सामने वाली पार्टी, ये सवारिया स्वीट्स क्या है राजेश जी? ये एग्जांपल आप ही ने बताया था क्या मेरे को? अच्छा, तो ये सॉरी, तो ये 18% पे बेच रहा था, ये 28%। अब इसको कंसल्टेंट बताया कि एडवांस रूलिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, एडवांस रूलिंग आंख बंद करके 28% ही कहेगा, रीजनिंग वो ढूंढ लेगा। सही बात। तो एक बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, मैं तो एडवांस रूलिंग में जाऊंगा, मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं, कम से कम मैं एडवांस रूलिंग लेके आ जाऊंगा, और 28% कह देगा तो मैं इसको, ये एडवांस रूलिंग का जजमेंट इसको, इसके कंसल्टेंट को भी पता लग जाएगा, तो कम से कम प्रेशर तो बनेगा ये 28% पे बेचे। तो एडवांस रूलिंग का इस तरह से भी फायदा उठाया जा रहा है, और हुआ भी यही। अब आगे आए, now think, now it is binding on the applicant who has sought advance ruling, but not आपकी बगल वाली दुकान या आपके सामने वाली दुकान, बट स्टिल प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है। दूसरा, इट इज ना, जब मैं इस लैंग्वेज को पढ़ता हूं, इट इज बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड ऑफिसर और द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि इस एप्लीकेंट का जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है उसी को बाइंडिंग है। ये जुरिसडिक्शनल ऑफिसर कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, हाँ या ना? क्या ये एपेलेट अथॉरिटी है? आर दे एपेलेट अथॉरिटी? नहीं, इसका मतलब दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन एपेलेट अथॉरिटीज, एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट। अब होगा क्या, देखिए अब होगा क्या, आप एडवांस रूलिंग में गए और बाई चांस 18% लेके आ गए, करेक्ट है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी जो, जब आपका एडजुडिकेट करेगा तो कितना रेट लिखना पड़ेगा उसको? 18 ही लिखना पड़ेगा। अब इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील में जाएगा, कौन जाएगा अपील में? डिपार्टमेंट चला जाएगा। और जब डिपार्टमेंट अपेलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करेगा, क्या अपेलेट अथॉरिटी भी डिपार्टमेंट है? या फिर रिवीजन में चला जाएगा? तो डिपार्टमेंट के तो दोनों हाथ में लड्डू है, वो 28% कर सकता है या नहीं कर सकता? और इनफैक्ट अगर इसके बाद ट्रिब्यूनल में भी चला जाता है
ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर एक है, बाकी 2 टेक्निकल मेंबर है। अगेन यू कैन थिंक हाउ द लॉ विल बी या शैल बी इंटरप्रेटेड। तो जीएसटी में जस्टिस अभी दूर है, दिल्ली दूर है जस्टिस, जहां तक सवाल है। अब आगे देखिए, तो इसके अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अगर आप खुश नहीं है, जूनियर मेंबर से खुश नहीं है, तो सीनियर मेंबर के पास चले जाइए, बस यही कह रहा है बेसिकली। करेक्ट है। अब ये अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अभी ये बना नहीं है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। नोटिफाई हो चुका है। ये यहां पर कब जाएंगे इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। बोला कि आपका एक ऑफिस एमपी में है, दूसरा ऑफिस दिल्ली में है। आप एमपी के एडवांस रूलिंग में गए और इसने कहा कि जो आप गुड्स बेचते हैं वो 28% है। दिल्ली के एडवांस रूलिंग में गए, उसने कहा कि जो आप गुड्स बेचते हैं उसमें 5% है। यानी कि 2 स्टेट लेवल एडवांस रूलिंग ने अलग अलग जजमेंट पास कर दिया और दोनों ने इंटरप्रेट किया कि एक इंटरप्रेट कर रहा है 28%, दूसरा इंटरप्रेट कर रहा है 5%। करेक्ट है। मान लीजिए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का केस है, इसने कह दिया ये मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा, 28% में आ गया। इसने कह दिया कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल रेट लगेगा। पॉसिबल। ओके, अब बताइए, ये बेचारा तो फंस गया 28 या 5। अगर मान लीजिए एमपी टू दिल्ली सप्लाई कर रहा है या दिल्ली टू एमपी को सप्लाई कर रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो डीम्ड सप्लाई है शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। करेक्ट है। और एमपी टू किसी और स्टेट सप्लाई कर रहा है, दिल्ली से किसी और स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो सेंटर रोने लगेगा। तो ऐसे केस में अगर ऐसे केस हो जाए तो बोलता है कि नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग चले जाइए। नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, दीज केसेस विल बी डिसाइडेड बाय देम। तो अगर सिंगल स्टेट का केस है तब नहीं जा रहा है, याद रखिएगा। जब 2 स्टेट लेवल एडवांस अथॉरिटी गिव्स ए कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, देन NAAR। तो ये NAAR है, ये AAR है, ये AAR है। और इसके भी मेंबर्स जो है 3 मेंबर है, जुडिशियल मेंबर 1, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट। अगेन यू कैन इमेजिन नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में 2 टेक्निकल मेंबर, अगेन मेजोरिटी टेक्निकल मेंबर की है। तो अगर किसी को एडवांस रूलिंग में जाना है तो जो बम फूटेगा, फिर गई भैंस पानी में। करेक्ट। जो बम फूटेगा वो एप्लीकेंट के ऊपर ही फूटेगा। तो वी डू नॉट एडवाइज एनीवन टू गो फॉर एडवांस रूलिंग। लेकिन पापी पेट का सवाल है दोनों तरफ से, तो बहुत ही सोच समझ के एडवांस रूलिंग में जाना चाहिए। सही बात। अब देखिए, हु कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग? टैक्स पेयर। सिंपल, अब कोई खास नहीं है। कौन अप्लाई करेगा? टैक्स पेयर अप्लाई करेगा। किससे रिलेटेड? इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन बोथ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई, इन रिलेशन टू सप्लाई। ठीक है। जो कर
जो सप्लाई हो चुका है या जो होने वाला है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जा सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जा सकता है, कहेगा कि सर मैं ये गुड्स डील करना चाहता हूँ, उस पर रेट क्या है। करेक्ट है सर, मैं बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करूंगा, उससे पहले जो मैंने गुड्स खरीदा उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा प्रोविजनल असेसमेंट है। हाँ सही बात है, प्रोविजनल असेसमेंट में बस इंटरेस्ट की बचत हो जाएगी थोड़ी बहुत। और प्रोविजनल असेसमेंट आप देखिए पॉपुलर नहीं है, कोई नहीं जाता प्रोविजनल असेसमेंट में। प्रोविजनल असेसमेंट को 4 साल लटका देंगे, करेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है, करेंगे नहीं, क्योंकि याद है ना आपको। तो प्रोविजनल असेसमेंट टैक्स पेयर के लिए अच्छा है, लेकिन वो करते नहीं है, लटका देंगे। एडवांस रूलिंग टैक्स पेयर के लिए अच्छा हो सकता था अगर इसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देते। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ओवर जितनी भी एडवांस रूलिंग है ऐसी ही बनाई गई है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये डायरेक्ट टैक्स है, जहां पर मनमोहन सिंह जी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आना था, उन्होंने ऐसी एडवांस रूलिंग बना दी। और बेसिकली जो इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग बनी थी वो टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, ताकि वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में पैसा लगाने से पहले अप्लाई कर ले। तो इसीलिए इतना अच्छा बनाया गया उसको। ये तो घर की खेती है, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, तो डोमेस्टिक वालों को तो कुछ भी कहे। क्या कहते हैं आप? तो अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन ऑन क्वेश्चन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एडवांस रूलिंग 100 सबसेक्शन 1, ये बेसिकली डबल एआर है, ये ट्रिपल एआर है, और ये एन ट्रिपल एआर। अच्छा लिखा हुआ हमने, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन, एक टैक्स पेयर क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताएंगे आप? टैक्स पेयर जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो उन्होंने लिखा हुआ है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। उन्होंने ए से लेकर जी लिखा है, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि रेट पूछ रहा है वो। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बहुत सारे नोटिफिकेशन इशू हुए, उससे रिलेटेड वो नोटिफिकेशन उसको एप्लीकेबल है या नहीं है वो पूछ सकता है। Determination of time and value of supply of goods or services or both, admissibility of ITC or deemed to have been paid, admissibility of ITC paid or deemed to have been paid, determination of liability to pay tax on any goods or services, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई पे उसको टैक्स कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, वो सब कुछ पूछ सकता है। whether applicant is required to be registered or not, और आखिरी whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both within the meaning of that term, यानी कि जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो सप्लाई है भी या नहीं है। तो बेसिकली कितने सवाल हैं वो 3, 3, 6, 7 तरह के वो सवाल पूछ सकता है। मैं वो पढ़ लेता हूँ। द क्वेश्चन ऑन विच द एडवांस रूलिंग इज सॉट अंडर दिस एक्ट शैल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिलेशन नहीं लिखा हुआ, शैल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी कि these 7 specific questions he can ask, करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो पूछ सकता है कि ये मेरा जो सप्लाई है या नहीं, ये तो मैं पूछ सकता हूं, क्या मेरा ये सप्लाई तो है, ये मुझे पता है, लेकिन ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये बता दीजिए आप। कैन ही आस्क? Can he ask whether this is an export of goods or export of service, import of goods or import of service? No. इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि बेसिकली आईजीएसटी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं कर सकता। तो केरला का बंदा एडवांस रूलिंग में गया और उससे पूछा
कि सर मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वेदर इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नॉट। एडवांस रूलिंग ने मना कर दिया कि दिस इज नॉट इन आवर जुरिसडिक्शन, वी कैन नॉट आंसर दिस, और रिजेक्ट कर दिया। फिर वो हाई कोर्ट में रिट डाल दिया। जब जैसे ही हाई कोर्ट में रिट डाला, हाई कोर्ट ने वालों ने कहा बताओगे कैसे नहीं। तो ये हाई कोर्ट डायरेक्टेड द एडवांस अथॉरिटी to pass a judgment on place of supply। आपको लग रहा है गुड है, मुझे तो लग रहा है केरला हाई कोर्ट ने ये सोचा कि अगर अथॉरिटी नहीं बताएगी तो हमें बताना पड़ेगा। क्या कहते हैं? इट इज अगेंस्ट लॉ। ये वो पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़े थे केरला हाई कोर्ट का जजमेंट। एआर को ठीक होने के लिए उसके मेंबर्स इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मेंबर्स जुडिशियरी होनी चाहिए पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब इनकम टैक्स टाइप का एडवांस रूलिंग बनेगा तभी होगा, इससे नहीं होगा। ये जीएसटी का जो पूरा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम उन्होंने बनाया है इंटरनल, it will pile up the cases in high court and then to ultimately to the supreme court। तो पढ़े एक बार। applicant had raised a question before the AR as to whether the supply made could qualify as export or service as defined in this। The AR held that question essentially involves the determination of place of supply। AR क्या कह रहा है कि भैया ये export और service is a place of supply का question है, which is not included in this as question on which advance ruling can be sought। That AR is a creature of statute and has to function within the legal boundary mandated by the Act। That as the place of supply is not covered under this, the AR is helpless to answer the question raised in the application, as it is lacking jurisdiction to decide the issues। Accordingly, the application was rejected by AAR। प्लेस ऑफ सप्लाई तो डायरेक्ट नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो उन्होंने NAAR बनाया वहां पर उनको भेज देना चाहिए। बेस्ट वो होता है, बेस्ट भी नहीं लेकिन जो अभी चल रहा है गुड से बेटर वही होता है। जितने भी प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन है सीधे वहां चले जाए। द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड under it is true that issue relating to determination of place of supply is not expressly enumerated in any of the clauses, but there cannot be two arguments that the said issue relating to determination of place of supply, which is one of the critical issues to be determined as to whether or not it fulfills the definition of place of service, would also come within the ambit of larger issue of G में डाल दिया determination of liability to pay tax on any goods or services, और E में डाला है, E में determination of tax liability to pay tax on any goods or services। तो यहां बता दो, E में तो आ ही जाओगे आप। The advance ruling authority has proceeded on a tangent and has missed the said crucial aspect of the matter and has taken a very hyper technical view that it does not have the jurisdiction for the simple reason that the said issue is not expressly enumerated in section 97 subsection 2। सही बात। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आप एडवांस रूलिंग में कब नहीं जा सकते, उन्होंने यहां ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इश्यू इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं ये प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है।
कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक बार। तो सेक्शन 98 में provided that the authority shall not admit the application where the question raised in the application is already pending or decided in any proceeding in the case of an applicant under any of the provisions of this act। और ये किस प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहा है। यानी कि 73, 74, 62, 63, 64 में अगर कोई इश्यू ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका तो नहीं जा सकते, या उसके अगेंस्ट कोई इश्यू ऑलरेडी चल रहा है तो नहीं जा सकते। सही बात। मान लीजिए नोटिस अंडर सेक्शन 74 इज इशूड रिलेटिंग टू द रेट ऑफ टैक्स 12% या 18%। अब इसके बाद वो एडवांस रूलिंग में जाता है तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एडवांस रूलिंग में उस इश्यू में जाना चाहिए जो अभी तक नोटिस आने से पहले, इनफैक्ट यानी कि नोटिस अंडर सेक्शन 74 इश्यू होने से पहले यहां पर अगर आप एडवांस रूलिंग में जाते हैं आईटीसी के लिए, रेट ऑफ टैक्स के लिए, तो एक्सेप्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मान लीजिए आईटीसी का डिसीजन ले लिया नॉट अवेलेबल, रेट ऑफ टैक्स कह दिया 12%, करेक्ट है, ये नोटिस नहीं आया था और एडवांस रूलिंग ले लिया आईटीसी अवेलेबल और रेट ऑफ टैक्स 12%। अब बताइए बाद में तो नोटिस आ सकता है, हाँ या ना? बाद में नोटिस आया, जैसे ही बाद में नोटिस आया, अब ये जजमेंट क्या पास करेगा? आईटीसी अवेलेबल और रेट ऑफ टैक्स 12%। बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट तो 74 में आईटीसी अवेलेबल करेगा, रेट ऑफ टैक्स 12% करेगा, हाँ या ना? डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट अपील में चला जाएगा या रिवीजन में चला जाएगा? करेक्ट है। अच्छा, एडवांस रूलिंग का जजमेंट जो आना चाहिए वो 90 डेज में आना चाहिए। राजू जी पूछ रहे हैं कि क्या डीआरसी 01A के लेवल में जा सकता है या नहीं जा सकता? डीआरसी 101A क्या है? बेसिकली इट इज एन इंटीमेशन। अब एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। और डिसाइड पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट। अब मुझे फिर से बताइए, अगर आपके अगेंस्ट ऑडिट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, तो आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो राजू जी ये जो इंटीमेशन आया डीआरसी 01A में, वो आया होगा ऑडिट के अगेंस्ट या फिर इंस्पेक्शन या किसी और कारण से आया होगा? तो मुझे नहीं लगता डीआरसी 01A के बेसिस पे भी आप जा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। सही बात। ये सब मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऑडिट हो चुका उसके बाद ही ये, क्योंकि ये क्या है, इंटीमेशन टू कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको इतना इतना टैक्स देना है, दिस इज द इंटीमेशन। और डिपार्टमेंट बिना किसी प्रोसीडिंग के ये डीआरसी 01A इशू ही नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? तो therefore I am saying it cannot go। मैं जो बात पूछ रहा था वो बताइए अब आप।
आप एडवांस रूलिंग में चले गए और इसको 90 डेज के अंदर जजमेंट पास करना है, करेक्ट है। यहां पर आपको 74 का नोटिस आ गया, यानी कि आप एडवांस रूलिंग में चले गए, 90 डेज में जजमेंट आना है, इसी विद इन 90 डेज 74 का नोटिस आ गया या 73 का नोटिस आ गया, करेक्ट है। अब इन्होंने अपने लिए पूरा एडवांटेज ले लिया और उन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखलाता हूं, मैं सेक्शन मैंने लिखा था 104, ये रहा, द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग and ending with the date of order under this subsection shall be excluded while computing the period specified in 73 to 10 74 to 10, यानी कि नोटिस और ऑर्डर का वो एक्सक्लूड हो जाएगा। द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन, कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर यहां तक, या फिर ऑर्डर यहां आ गया, यहां आ गया, ये ऑर्डर है एडवांस रूलिंग का, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि वो पीरियड जो आपका 3 साल का है उसमें ये वाला नंबर ऑफ डेज 40 डेज 50 डेज ऐड कर देंगे। तो और फंस गए आप। सही बात। चलिए, तो हमने जो मेजर पॉइंट्स था एडवांस रूलिंग का वो कर लिया है। अब सारा प्रोसीजर है वो एक बार देख लेते हैं। टैक्स पेयर एडवांस रूलिंग में जा सकता है, ये एआर के पास 01 फॉर्म है, फीस 5000 है, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट कब करेगा, पेंडिंग है या डिसाइडेड है। सही बात। इसके बाद एआर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे सारे रिकॉर्ड मंगवा लेगा इसके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से, ये रिकॉर्ड मंगवा लेगा और रिकॉर्ड मंगवाने के बाद इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, और कोई इंफॉर्मेशन देना तो वो देगा, एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करेगा विद इन 90 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, करेक्ट। और 2 जज हैं, मेजोरिटी में जजमेंट पास होना है, और अगर मेजोरिटी नहीं है तो रेफर हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी। सही बात। अब ट्रिपल एआर में ARA 02 फॉर्म है, फीस है 10,000, और अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना होगा विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर। रिकॉर्ड मंगवा लेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करेगा विद इन 90 डेज। अगर मेजोरिटी नहीं आई तो ये कह दिया एडवांस रूलिंग नहीं दे सकते हम लोग, करेक्ट है। ये बस सब डिस्कस कर लिया, किताब पढ़ना है हमें, और एक बचा हुआ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी वो भी कर ही लेते हैं। मैं पहले एक बार किताब पढ़ लेता हूं आपके साथ। ये सेक्शन है 95 में डेफिनेशंस है, 96, 97, 98 ये एआर है, 99 से 101 ट्रिपल एआर है, और ये जो 3 सेक्शंस हैं ये नोटिफाई नहीं हुए हैं एन ट्रिपल एआर के, करेक्ट है। फिर डेफिनेशन दिया हुआ है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, बोला एडवांस रूलिंग का मतलब जो डिसीजन एआर पास करेगा, ट्रिपल एआर पास करेगा, एन ट्रिपल एआर पास करेगा,
टू एन एप्लीकेंट जो मैटर स्पेसिफाई होगा यहां पर इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. करेक्ट है? बेसिकली ये वाला स्लाइड है। फिर अपीलेट अथॉरिटी मतलब जो सेटअप होगा यहां पर, और अपीलेट अथॉरिटी कैसे सेटअप होता है, दो होंगे। और सेक्शन 99, ये सेक्शन 99 याद रखिएगा SGST एक्ट का है। सॉरी, ये जो आप सेक्शन 9 देख रहे हैं ये CGST एक्ट का है। और CGST एक्ट कहता है कि जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो AAAR सेटअप करेंगे वही CGST एक्ट में माना जाएगा। करेक्ट है? Subject to the provisions of this chapter, for the purposes of this act, the appellate authority for advanced ruling constituted under the, देखिए, constituted under the provisions of state UT shall be deemed to be the appellate authority in respect of that state or union territory. तो अब हमें सेक्शन 99 पढ़ना होगा। सेक्शन 99 में ये लिखा हुआ ऑफ SGST एक्ट कि ये दो मेंबर होंगे। तो हमने लिखा है सेक्शन 99 में, आपको दिखलाता हूं। तो सेक्शन 99 ये CGST और ये सेक्शन 99 SGST एक्ट का। इसमें देखिए, द चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, और ये चीफ कमिश्नर कौन डेजिग्नेट कर रहा है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो बेसिकली बोर्ड के अंदर है। और मैंने ये दिल्ली का उठाया था इसलिए दिल्ली अपीलेट अथॉरिटी यहां लिखा हुआ है। करेक्ट है? फिर खास नहीं है, एप्लीकेंट का मतलब लिखा हुआ है, मींस एनी पर्सन रजिस्टर्ड और डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन का मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करेगा, अथॉरिटी का मतलब 96 वाला, और ये AR की अथॉरिटी है जो मैंने बताई दी आपको कौन होगी, और नेशनल अपीलेट अथॉरिटी जो 101A में होगा। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, एन एप्लीकेंट डिजायर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग अंडर दिस चैप्टर में make an application in such form, यानी कि 01 and the manner accompanied by this fees. करेक्ट है? फिर हमने क्वेश्चंस कर लिया, ये कर लिया। अब अरे कहाँ गया? फोर्थ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है AAAR का, दैट हैज बीन चैलेंज्ड। आप, मैंने इसका अपना केस लॉ लिखा नहीं है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। Ultra vires to the article of 14 and 15 of the Constitution of India as the same are void, defective and unconstitutional, being violative of doctrine of separation of powers and independence of judiciary, which are part of basic structure of the Constitution. तो जो judiciary आपने बनाई है, that is under the department, तो इसके basis पे that it is being challenged. Appeal to the appellate authority, section 100. The concerned officer, the jurisdictional officer or an applicant agreed by any advance ruling pronounced under section this may appeal to the appellate authority. Oh, so I missed this point. यहां पर appellate authority में डिपार्टमेंट भी जा सकता है, टैक्स पेयर भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। The concerned officer, the jurisdictional officer or the applicant agreed by any advance ruling pronounced under this may appeal to the appellate authority. लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, कोई भी डिपार्टमेंट कभी एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट गया ही नहीं, ना कभी जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? ये गया है तो आपको कोई आइडिया तो बता दीजिए। क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि मैक्सिमम जजमेंट 99% जजमेंट टैक्स पेयर के ही फेवर में है, तो डिपार्टमेंट जाके क्या करेगा? और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आया भी है तो उसके पास बाकी रिविजनल अथॉरिटी ये सब है, वहां कर लेगा।
चलिए, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द रूलिंग sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, the jurisdictional officer and the applicant, provided 30 days का condonation। और यहाँ फीस कितनी है? 10,000 फीस है। और फॉर्म कौन सा है? ARA02। ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ अपेलेट अथॉरिटी कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा, और क्या? कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर। सही बात। Where the members of appellate authority यानी कि AAR है, differ on any point or points referred to in appeal or reference, it shall be deemed that no advance ruling can be। अच्छा, ये AAR इसमें लिखना बहुत जरूरी है, appellate authority लिखा हुआ है। तो अगर मेजोरिटी नहीं है तो नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड। एक कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस ये सब दे देगा। ये कोई केस है, मुझे याद नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट authority was a tribunal within the meaning of article 226 and 227 of the constitution, therefore the petition against its ruling could be entertained by high court। तो इसके अगेंस्ट रिट जा सकता है। करेक्ट है? हाँ ना, बता दीजिए। अब नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, कहानी वही है। एक जुडिशियल मेंबर जो प्रेसिडेंट होगा, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट का जज है तो लेस देन 5 years एक्सपीरियंस। टेक्निकल मेंबर स्टेट, टेक्निकल मेंबर सेंटर, 15 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस होगा स्टेट वाला, 3 years एक्सपीरियंस। चलिए, बाकी सब कुछ वैसा ही है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। कौन अपॉइंट करेगा, क्या करेगा? सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी, और फिर ये जो जुडिशियल मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपॉइंट होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। अपील टू दी नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। और याद रखिएगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं CA, CS, CMA में, ये अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है। तो जिस दिन नोटिफाई होगा उसके 6 क्लियर मंथ के बाद ये एप्लीकेबल होगा। करेक्ट है? और ये आ चुका था फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नोटिफाई नहीं हुआ है। तो आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अपील टू द नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, where in respect of any question referred to in this, conflicting advance ruling are given by the appellate authorities of 2 or more states or union territories or both under section this or this, any officer authorized by the commissioner or an applicant being distinct person referred to in this, agreed by such advance ruling, may prefer an appeal to national appellate authority। तो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट अगर स्टेट अपीलेट अथॉरिटी देती है या स्टेट एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग देती है, तब आप यहां जा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर शैल बी फ्रॉम द स्टेट्स इन विच सच एडवांस रूलिंग हैव बीन गिवन। कितने दिन के अंदर अपील? 30 days। और डिपार्टमेंट फाइल करेगा तो 90 days। Where appeal under this section is filed within period of 30 days from the date on which ruling is sought to be appealed against communicated to the applicant, तो 30 days है। डिपार्टमेंट फाइल कर रहा तो 90 days है, और कॉन्डोनेशन है 30 days का। सही बात। और इसकी फीस वगैरह भी कुछ भी नहीं आया है, कुछ आया नहीं है अभी। ऑर्डर कैसे आएगा? कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा, डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। 3 मेंबर हैं इसमें, 90 डेज में इफ पॉसिबल है। और वहां पर विद इन 90 डेज इफ पॉसिबल नहीं लिखा हुआ है, बाकी जगह देख लें एक बार। शैल बी पास विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। चलिए, ये हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वगैरह वगैरह लिखा हुआ उन्होंने। तो दिस इज रेक्टिफिकेशन में अमेंड द ऑर्डर पास्ड अंडर दिस टू रेक्टिफाई एनी एरर अपरेंट फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। कितने दिन के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। करेक्ट। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा।
फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एप्लीकेंट के ऊपर, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड, और कंसर्न ऑफिसर और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, करेक्ट है। और अगर नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अगर कोई जजमेंट पास करती है तो आपके जितने भी स्टेट में ऑफिसर्स ऑफ द सेम पैन नंबर उन सबको एप्लीकेबल है। तो एंड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, तो जिसने क्वेश्चन पूछा वो तो है ही, प्लस बाकी आपके वो सारे पैन नंबर वालों को भी एप्लीकेबल है। और फिर कंसर्न ऑफिसर एंड जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, तो अगर आपके 15 स्टेट में है तो 15 स्टेट के जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है बस, करेक्ट है। अगर एडवांस रूलिंग के वक्त लेते वक्त लॉ था 18% का, फिर लॉ चेंज होके वो 28% हो गया, फिर एडवांस रूलिंग खत्म हो जाएगा। तो जब तक लॉ और फैक्ट्स रिमेन सेम, एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होगा, वरना चेंज हो जाएगा। दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर व्हिच द रूलिंग शैल अप्लाई, इंस्टेड इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग टिल द पीरियड, अरे आगे लिखा नहीं, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। द एडवांस रूलिंग this shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed, correct है। फिर एडवांस रूलिंग टू बी void in certain cases, fraud, suppression of material facts or misrepresentation of facts में एडवांस रूलिंग void हो जाएगा। powers of authority and appellate authority, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस और सिविल कोर्ट प्रोसीजर के पावर होंगे। तो ये सही का सुप्रीम कोर्ट में, आप तो ट्रिब्यूनल है, आपके अगेंस्ट रिट हो सकता है, बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड एपेलेट अथॉरिटी, ये अपना प्रोसीजर वो खुद बनाएंगे। इसके बाद रूल्स हैं, मैंने बता ही दिया, ये हमने पढ़ चुके, ARA 01 5000, और उसके बाद एडवांस रूलिंग की कॉपी आप ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्म एंड मैनर, अपेलेट अथॉरिटी में जाने के लिए आपके पास ARA 03 है, सॉरी एप्लीकेंट जाएगा तो ARA 02 10,000 फीस, डिपार्टमेंट जाएगा तो ARA 03 है, करेक्ट है। और फिर क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द अपेलेंट ऑथोरिटीज। A copy of the advance ruling pronounced by the appellate authority for advance ruling and duly signed by the member shall be sent to the applicant। किसको किसको भेजेगा वो कहाँ पे लिखी हुई है, खास बात नहीं है। अब इसके बाद जब हम लोग इसका MCQ करेंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको हम लोग वहां पर टिकअप करेंगे, करेक्ट है। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडेज क्लास। एडवांस रूलिंग का MCQ कर रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा एडवांस रूलिंग हमें रिवाइज हो जाए। तो पूरा MCQ बनाया इस ढंग से है कि आपको एडवांस रूलिंग रिवाइज करवाया जाए। डिसीजन ऑफ एडवांस रूलिंग शैल बी पास्ड बाय, बताइए, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एनी ऑफ द अबव। डी आंसर है। Examine the following statements. Unregistered person who desires of taking registration in GST can apply for advance ruling. True or false? True. Issue A is pending of Mr. X at High Court. Mr. Y can apply for advance ruling. True or false? True. Mr. X नहीं जा सकता लेकिन Mr. Y जरूर जा सकता, both true. Examine the following statements. Authority for advance ruling shall be set up in each state. True. Appellate authority for advance ruling shall be set up in each state. True. Both true. अच्छा एक बात बताइए, यहां पर issue is A is pending of Mr. X at High Court. Mr. Y can apply for advance ruling. This is true. But what do you advise to Mr. Y? क्या एडवांस रूलिंग में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या फायदा जाके, क्योंकि हाई कोर्ट से पहले ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दे ही दिया होगा, एपेलेट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दे ही दिया होगा। तो एडवांस रूलिंग में जाके कोई फायदा नहीं है।
ट्रिब्यूनल के बेसिस पे जजमेंट लीजिए। इश्यू इज मोर और लेस डिसाइडेड। Advance ruling can be obtained on a question relating whether a transaction qualifies as export of service or not. As per law चलते हैं, as per law. Advance ruling can be obtained on a question relating whether a transaction qualifies as export of service or not. So this is true. अभी तो सिर्फ केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, तो एज पर लॉ चलते हैं। जीएसटी लॉ में क्या लिखा हुआ है कि नहीं ले सकता, लेकिन केरला हाई कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा। सही बात है, तो एज पर लॉ चलते हैं। एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए क्वेश्चन वेदर अ पर्सन इज एन इंटरमीडिएरी और नॉट एज पर आईजीएसटी एक्ट। फॉल्स। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई पे भी आप जजमेंट पास कीजिए। ट्रू और फॉल्स। Examine the following. Application to appellate authority for advance ruling shall be made in ARA 01 and fees 5,000. ये फॉल्स है। एक्चुअली उल्टा हो गया, मैं ये करना नहीं चाह रहा था, तो इसको ठीक कर देते हैं। यहां पर appellate authority की जगह लिख देता है authority for advance ruling, यहां लिख देते हैं ट्रिपल AR, appellate authority for advance ruling। अब दोनों ट्रू हो जाएगा। तो AR में जाने के लिए, यानी पहला सीढ़ी चढ़ने के लिए ARA 01 प्लस 5,000 फीस, और उसके ऊपर जाने के लिए appellate authority for advance ruling ARA 02 एंड फीस इज 10,000। बोथ ट्रू, करेक्ट है। Now, appeal to appellate authority of advance ruling is automatic if there is a point of difference amongst members of authority for advance ruling. True and false. True, अगर AR मेजोरिटी में नहीं है तो ऑटोमेटिकली appellate authority पे चला जाएगा। Both jurisdictional officer or taxpayer can make an appeal to appellate authority for advance ruling. डिपार्टमेंट भी जा सकता है और टैक्स पेयर भी जा सकता है। बोथ ट्रू। Every appeal to appellate authority of advance ruling shall be filed within 30 days from the date of communication. True. Department shall file appeal in ARA 03 to AAAR. True. And no fees. अपनों को फीस क्या करेंगे देखिए। अपील टू नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, मैं बता देता हूं ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। तो एग्जाम में नोटिफाई होगा तो इस बार जो नवंबर या दिसंबर में एग्जाम हो रहा है उसमें तो शायद ही आएगा, ये आएगा 21 के एग्जाम में। Appeal to National Appellate Authority for Advance Ruling lies against the order passed by Appellate Authority for Advance Ruling if taxpayer is aggrieved. तो Appellate Authority के बाद आप कहां जाएंगे? False क्यों? Place of supply ये कहां से आ गया? Place of supply कहां से आ गया? तो AAR, ट्रिपल AAR और फिर N ट्रिपल AR, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये किस लिए बनाया गया नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग? अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है, और क्योंकि अथॉरिटी हर एक स्टेट का अलग अलग है, आप अपने स्टेट में गए और रेट डिसाइड हो गया 18% में, कोई दूसरा गया अपने स्टेट में सेम पैन नंबर वाला
उसने 28% डिसाइड हो गया, ऐसे केस नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाएंगे। तो अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन कहां जाएगा? यहां जाएगा। सही बात है। अपील टू नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इज मैंडेटरी। मैंडेटरी, अच्छा चलिए देखते हैं। Appeal to National Appellate Authority, where in respect of questions referred to in section 97 subsection 2, conflicting advance ruling are given by the appellate authorities of two or more states or union territories or both. Any officer authorized by the commissioner or an applicant being distinct person referred to in 25 agreed by such advance ruling may prefer an appeal to National Appellate Authority. May, provided that the officer shall be from the states in which such advance rulings have been given. So it is false. लेकिन अगर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आएगा तो लोग जाएंगे। क्या कहते हैं आप? Examine the following statements. Appeal to National Appellate Authority for advance ruling shall be filed by taxpayer within 30 days of the communication of the order. राजेश जी कह रहे हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए, ये उनको लॉ में ही लिख देना चाहिए था, इट इज मैंडेटरी इफ द कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आर पास्ड। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे भी यही लगता था, मैंडेटरी होना चाहिए, इसीलिए हमने ये एमसीक्यू बनाया भी था, यही सोच के बनाया था। और मुझे तो लगता है कि दिस शुड बी ऑटोमेटिक। अगर अपीलेट डिफरेंट अथॉरिटीज ने कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट पास किया है, जो सुओ मोटो जैसे एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, सुओ मोटो केस ले लेती है, वैसे सुओ मोटो उनको केस ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सुओ मोटो होना चाहिए बेसिकली। नाउ वन नेशन वन टैक्स का सवाल है, क्या कहते हैं आप? Appeal to National Appellate Authority for advance ruling shall be filed by department within 90 days of the communication of the order. True. One nation one tax joke हो गया, ये बात तो है। The order by National Appellate Authority for advance ruling shall be passed within 90 days from the date of filing. बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स लिखा हुआ वेरेवर पॉसिबल तब 90 डेज है। और इनफैक्ट यहां पर होना चाहिए कि भैया 30 डेज के अंदर जजमेंट पास करो। वो क्या करेगा बेचारा अगर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ गया तो? एक 18% कह रहा है, दूसरा एक 28% कह रहा है, और आप नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में 30 डेज के अंदर गए और 90 डेज वेरेवर पॉसिबल लिखा हुआ है, 6 महीने लगा देता है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन पास करने में, तो क्या करेगा? और यही स्टॉक ट्रांसफर का केस हो गया आपस में, तो क्या होगा? तो हियर गवर्नमेंट शुड बी प्रोएक्टिव। चलिए अब क्या कर सकते हैं, असली लड़ाई तो फील्ड पे है, एकेडमिक कोई थोड़ी लड़ाई है। एकेडमिक में एमसीक्यू आया, 1 नंबर मिल गया, चलिए। लेकिन असली फील्ड में जब लोग फेस कर रहे होंगे तो ये तो रुला देगा ये wherever possible 90 days. National Appellate Authority can either enhance, confirm or modify the ruling appeal against. True or false? False. Enhance का पावर नहीं है उसके पास, उसके पास मॉडिफाई का है। ये देखिए, as far as possible,
और पावर कहाँ लिखा हुआ है? कंफर्मिंग एंड मॉडिफाइंग। तो बोथ फॉल्स, डी आंसर है। AR, triple AR and triple AR can rectification error can rectify error apparent on the face of record within 6 months from the date of order. True or false? National Appellate Authority can condone the delay by 90 days of filing of appeal. Both true. 90 days है या 30 days है? Mathematically no time limit. 30 days है। तो ये false है, आंसर आएगा true or false. The advance ruling pronounced by authority or appellate authority under this chapter shall be binding only on applicant who has sought it. On the question on which ruling is pronounced, jurisdictional officer of the applicant, all of the above. This 30 days is common for condonation of delay. Correct. The advance ruling pronounced by authority or appellate authority under this shall not be binding on appellate authority. True or false? True. Appellate tribunal, true. Court, true. All of the above. अब इनकम टैक्स में तो अपीलेट अथॉरिटी में भी बाइंडिंग है एडवांस रूलिंग, लेकिन यहां अपीलेट अथॉरिटी को बाइंडिंग नहीं है। The advance ruling pronounced by National Appellate Authority under this chapter shall be binding only on all applicant having same pen who has sought advance ruling. True. On the question on which ruling is pronounced. True. Jurisdictional officer of the respective applicant. True. All of the above. Advance ruling is void if obtained by misrepresentation of facts. True. Advance ruling once pronounced is permanent till the time when the person is registered. False. कब तक परमानेंट रहेगा? जब तक लॉ चेंज नहीं हो जाता। करेक्ट है।